दोस्तों आज की मूवी एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसको दुनिया में इतनी हिकारत मिली कि बुराई उसकी अच्छाई पर हावी हो गई और ये बुराई दुनिया के खिलाफ एक विद्रोह बन गई जिसने लोगों को आंदोलित कर दिया सिस्टम के अन्याय के खिलाफ। आइए सीधे मूवी के एक्सप्लेनेशन पर आते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाई देता है मूवी का मेन कैरेक्टर आर्थर फ्लेक्स। आर्थर एक ड्रामा कंपनी में जोकर का काम करता है। आर्थर जिस शहर में रह रहा है उस शहर के हालत दिन पर दिन बुरे हो रहे हैं। टीवी पर भी शहर के बुरे हालत, बढ़ती महंगाई पर डिबेट होती रहती है। आर्थर के शहर गौतम में अमीरों का बोलबाला है। जो चीजें उनके लिए फायदेमंद है वही सही है, बाकी सब गलत। इसी वजह से अमीर और भी ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं और गरीब की जिंदगी दिन पर दिन और बदतर होती जा रही है। आर्थर एक बड़ा कॉमेडियन बनना चाहता है। शहर के एक बहुत बड़े कॉमेडियन उसके रोल मॉडल हैं। आर्थर का सपना है कि उसके साथ बैठकर इंटरव्यू देना। आर्थर अपनी बूढ़ी माँ पेनी के साथ रहता है जिसके लिए आर्थर एक अकेला सहारा है। एक दिन आर्थर एक म्यूजिक कंपनी का एडवर्टीजमेंट करने के लिए उसका साइन बोर्ड लेकर रोड पर खड़ा था। उस कंपनी का नाम है एवरीथिंग मस्ट गो ऑन। वो लोगों को बोर्ड दिखाकर कंपनी का प्रचार कर रहा होता है। तभी वहाँ पर कुछ बदमाश बच्चे उसका साइन बोर्ड लेकर भाग जाते हैं। जोकर उनके पीछे पीछे भागता है। जब जोकर उनके पीछे पीछे भागते भागते आता है तो उनमें से एक बच्चा जोकर के ऊपर साइन बोर्ड खींचकर मार देता है, जिस वजह से वो बोर्ड टूट जाता है और जोकर गिर जाता है। वे शैतान बच्चे उसे बुरी तरह पीटते हैं, उसे कायर कहते हुए मार पीट कर अकेला छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ से मार खाने के बाद जोकर अपने बॉस के पास अपना मेहनताना लेने जाता है, मगर उसके बॉस उसे सिंपैथी दिखाने के बजाय उस पर गुस्सा होते हैं और पैसे देने से पहले उससे साइन बोर्ड वापस मांगता है। आर्थर अपने दिल की बात उसे बताना चाहता है कि लड़कों के मारपीट से वो कितना तकलीफ में है, लेकिन उसके अंदर अपने बॉस से अपनी बात कहने का कॉन्फिडेंस ही नहीं होता और वो बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाता है। आर्थर अंदर ही अंदर तकलीफ में होता है। फिर भी आर्थर की अच्छाई खत्म नहीं हुई। वो अभी भी सबको अपनी कला से हंसाने की कोशिश करता रहता है। अगले दिन कंपनी में जोकर की मुलाकात उसके कलीग रैंडल से होती है और जोकर उसे लड़कों की मारपीट वाली बात बताता है। इसी पर रैंडल उसे अपना गन देकर हमेशा अपने पास रखने के लिए कहता है। पहले तो आर्थर मना करता है, लेकिन जब रैंडल उसे समझाता है तो वो गन अपने पास रख लेता है। आर्थर बस से अपने घर के लिए निकलता है। बस में एक बच्चा बैठा होता है तो वो तरह तरह के फेस बनाकर उस बच्चे को हंसाने की कोशिश करता है, मगर उस बच्चे की माँ चिढ़कर उसे इसके लिए डांट देती है। इस बात से आर्थर फिर टूट जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। इस बात से बस में बैठे सभी लोग उसे घूरने लगते हैं कि ये इतना तेज क्यों हंस रहा है। तभी आर्थर अपनी जेब से एक कार्ड निकालकर उन लोगों को दिखाता है और उस पर लिखा होता है कि आई हैव अ लाफिंग प्रॉब्लम। जब भी मुझे बुरा फील होता है तो अपने आप मेरी हंसी छूटने लगती है, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पाता। आर्थर अपने गुस्से को अपनी हंसी से दबाने की कोशिश करता था। इसके पीछे का रीजन उसके साथ बचपन में हुआ एक हादसा था। वो अपनी साइकाइट्रिस्ट के पास जाता है। साइकाइट्रिस्ट उसे एक डायरी मांगती है। वो उसे पूछती है कि तुम इसमें क्या लिखते हो, तो आर्थर कुछ जवाब नहीं देता। साइकाइट्रिस्ट खुद ही उसकी डायरी खोलकर पढ़ती है तो उसके अंदर लिखा होता है कि आई जस्ट होप कि माई डेथ मेक मोर सेंस देन माई लाइफ। इसका मतलब ये होता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी मौत इतनी बुरी ना हो जितनी बुरी मेरी अभी की जिंदगी है। वहाँ से निकलते टाइम आर्थर साइकाइट्रिस्ट से अपनी दवाइयाँ बढ़ाने को कहता है तो साइकाइट्रिस्ट और दवाइयाँ बढ़ाने से मना कर देती है, क्योंकि आर्थर पहले से ही ढेर सारी मेडिसिन ले रहा होता है। आर्थर हर रोज अपने घर में घुसने से पहले अपने घर का लेटर बॉक्स चेक करता था। जब घर पहुंचता है तो उसकी माँ पेनी आर्थर से पूछती है कि क्या लेटर बॉक्स में आज कोई लेटर आया है थॉमस का, तो आर्थर बोलता है कि नहीं। असल में आर्थर की माँ पेनी थॉमस वेन, जो गौतम शहर के सबसे अमीर इंसान हैं, उनके घर पर 30 सालों तक नौकरी की थी और उसे ऐसा लगता है कि अगर थॉमस वेन को हमारी बुरी कंडीशंस का पता चलेगा तो वो हमारी मदद जरूर करेंगे। वहाँ से दोनों टीवी पर मुरे फ्रैंकलिन का शो देखने के लिए बैठ जाते हैं। मोरे वही कमेडियन है जिसके जैसा आर्थर खुद बनना चाहता है। आर्थर अंदर ही अंदर अभी भी परेशान होता है। उसके पास पैसे नहीं होते। इस बात से परेशान आर्थर रोड पर घूमने लगता है। थक कर जब अपने घर लौटता है तो उसे लिफ्ट में एक लड़की मिलती है जो कि पहले से ही शादीशुदा है, जिसका नाम होता है सोफी, और आर्थर उसे देखकर अट्रैक्ट फील करता है। जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसकी माँ पेनी फिर से उसके थॉमस के लेटर के बारे में पूछती है तो आर्थर कहता है कि वो एक अमीर इंसान है, आखिर वो हमारी परवाह क्यों करेगा। मगर पेनी कहती है कि वो हमारी मदद जरूर करेंगे क्योंकि वो एक अच्छे इंसान है। अगले सीन में सोफी अपने घर से बाहर जा रही है और आर्थर थोड़ी देर उसका पीछा करता है क्योंकि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो चुका था। रात में सोफी उसके पास आती है और उससे कहती है कि आज तुम मुझे फॉलो कर रहे थे, तो आर्थर कहता है कि हाँ, मगर इस बात से सोफी गुस्सा होने के बजाय और रोमांटिक हो जाती है और इन दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है। अगले दिन जोकर यानी आर्थर एक हॉस्पिटल जाता है और वहाँ बच्चों को हंसाने की कोशिश करता है।
मगर जब वो उछल उछल कर डांस कर रहा होता है तो उसकी जेब से गन जमीन पर गिर जाती है और जैसे ही वो गन गिरती है सभी बच्चे और नर्स उस गन को देखकर काफी घबरा जाते हैं और इसी वजह से आर्थर को उसके जॉब से भी निकाल दिया जाता है। आर्थर अपने बॉस से नौकरी बचाने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि वो गन असल में एक खिलौना है, लेकिन उसका बॉस उसे कहता है कि मुझे रैंडल ने सब कुछ बता दिया है, तुमने उससे ये गन खरीदी थी, जबकि ऐसा नहीं था, रैंडल ने तो खुद ही ये गन दी थी। अब आर्थर रैंडल के धोखे से काफी हर्ट हो जाता है और ट्रेन से वापस अपने घर के लिए निकल देता है। ट्रेन में एक लड़की भी होती है, उस ट्रेन में 3 और लोग भी हैं। ये तीनों थॉमस वेन की कंपनी में काम करते हैं। ये तीनों उस लड़की को छेड़ने लगते हैं। आर्थर इन सब से बेखबर बस अपनी दुनिया में खोया हुआ है और वो इतना दुखी फील करने लगता है कि वो फिर से अपने आप जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन उन तीनों को लगता है कि ये हमारे ऊपर हंस रहा है, तो ये सोचकर वो तीनों उसको मारने लगते हैं। इतना मारते हैं कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है। आर्थर उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो तीनों गुस्से में उससे और ज्यादा मारने लगते हैं। अब आर्थर भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपनी गन से उन तीनों को शूट कर देता है। उसको मारने के बाद घबराकर वहां से भाग जाता है और भागकर सीधा एक वॉशरूम में पहुंचता है, मगर एकदम से वो अपने आप को शीशे में देखकर डांस करने लगता है। अब हम व्यूवर्स को ये रियलाइज होता है कि अब आर्थर का डर खत्म हो चुका है और उसे अफसोस की जगह मजा आ रहा है। टीवी पर इस मर्डर पर डिबेट होने लगता है। न्यूज चैनल पर थॉमस वेन बोलता है कि जिन 3 लोगों का कत्ल हुआ वो एक अच्छे इंसान थे और वो ये भी बताता है कि जिस इंसान ने उन तीनों को मारा है वो जोकर की ड्रेस में था, लेकिन शहर की आम जनता उन तीनों की मौत की बजाय उस जोकर को ही अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं। नेक्स्ट सीन में आर्थर अपने साइकाइट्रिस्ट के पास मिलने के लिए जाता है। साइकाइट्रिस्ट उसे बताती है कि आज के बाद मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर पाऊंगी क्योंकि अब गवर्नमेंट ने हमें इस काम के लिए बजट देना बंद कर दिया है। आर्थर ये सुनकर निराश हो जाता है। वो साइकाइट्रिस्ट से पूछता है कि इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है, मैं किसके पास जाकर अपनी हेल्प मांग सकता हूँ, लेकिन साइकाइट्रिस्ट के पास इन सब बातों का कोई जवाब नहीं होता। इन्हीं बातों से ऑलरेडी टूटा हुआ आर्थर और टूट जाता है। नेक्स्ट डे आर्थर स्टैंड अप कॉमेडी करने के लिए एक क्लब जाता है, मगर ढेर सारे लोगों को अपने सामने देखकर वो नर्वस फील करने लगता है और इसी नर्वसनेस में वो सभी लोगों के सामने जोर जोर से हंसने लगता है। इसी वजह से आर्थर का पूरा परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। इसके बाद जब आर्थर अपने घर पहुंचता है तो उसकी माँ थॉमस वेन के लिए लिखा एक लेटर देकर उसे पोस्ट करने के लिए बोलती है, मगर आर्थर चुपके से उस लेटर को ओपन करके पढ़ लेता है। इस लेटर में उसकी माँ पेनी थॉमस से अपने बेटे आर्थर के लिए हेल्प मांग रही होती हैं। इस लेटर को पढ़ने से आर्थर को पता चल जाता है कि वो थॉमस वेन का बेटा है। वो अपनी माँ के पास जाकर पूछता है कि आखिर आपने थॉमस को ऐसा लेटर लिखने का क्यों सोचा, आपने क्यों एक ऐसे इंसान से मदद मांगी जो हम लोगों को कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं समझता। तब उसकी माँ बताती है कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। एक टाइम था जब मैं थॉमस से काफी ज्यादा प्यार किया करती थी, मगर समाज को ये पता लगता तो थॉमस के स्टेटस पर काफी बुरा इफेक्ट पड़ता, क्योंकि मैं गरीब थी और वो बहुत अमीर था। इसी वजह से थॉमस ने मुझसे कोई संबंध न रखने का एक एग्रीमेंट साइन करवाया और यही रीजन है कि आज हम लोग इस हालत में हैं। इन बातों को समझकर आर्थर थॉमस वेन के घर जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात उसके बेटे ब्रूस वेन यानी भविष्य के बैटमैन से होती है। आर्थर एक बच्चे को अपने सामने पाकर उसे हंसाने की कोशिश करने लगता है, मगर उसी समय वहाँ पर ब्रूस वेन का बाटलर एल्फ्रेड ब्रूस को वहाँ से लेकर जाने लगता है। वो ब्रूस से कहता है कि अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए, मगर तभी आर्थर एल्फ्रेड को बताता है कि वो अजनबी नहीं बल्कि थॉमस वेन का बेटा है। मेरी माँ पेनी का थॉमस से अफेयर हुआ करता था जो कि यहाँ काम करती थी, लेकिन इस बात पर एल्फ्रेड उसे कहता है कि तुम्हारी माँ एक पागल थी और उसने तुम्हें एक मनगढ़ंत कहानी बताई है। इन बातों को सुनकर आर्थर फिर से दुखी हो जाता है और बिना थॉमस से मिले वहाँ से निकल देता है। अपने घर पहुंचकर देखता है कि उसके घर में एक एम्बुलेंस आई है। आर्थर की मॉम पेनी को स्ट्रोक आ गया था, जिसकी वजह से लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे। अपनी माँ को इस हालत में देखकर आर्थर बहुत दुखी हो जाता है और तभी वहाँ पर 2 पुलिस वाले आते हैं और उससे ट्रेन में हुए मर्डर के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। लेकिन आर्थर वहाँ पर अननोन बनने की कोशिश करता है और तब उसे पता चलता है कि उसकी माँ को पुलिस वालों की पूछताछ की वजह से ही हार्ट अटैक आया है। इसके बाद आर्थर अपनी माँ के पास हॉस्पिटल आता है। यहाँ सोफी पहले से ही रहती है। दोनों बातें करने लगते हैं, मगर जब वो टीवी देखता है तो उसे दिखता है कि उसका इंस्पिरेशन मोरे फ्रैंकलिन अपने शो में उसकी हंसी वाली बीमारी का मजाक बनाकर लोगों के सामने रख रहा है। अपने आइडियल को अपनी हंसी उड़ाता देख उसे बहुत बुरा लगता है। वहीं दूसरी ओर शहर की हालत बिगड़ रहे होते हैं। ढेर सारे लोग जोकर को अपना हीरो मानने लगते हैं और जोकर का मुखौटा पहनकर शहर में घूमने लगते हैं।
अब शहर के लोगों के बीच एक दीवार खड़ी हो चुकी है। गरीबों ने अपनी हालत से तंग आकर विद्रोह कर दिया है। आर्थर ये सब देखकर हैरान नहीं है, बल्कि उल्टा खुश होता है, क्योंकि सबने जोकर से इंस्पायर होकर ये विद्रोह किया था। इसके बाद हमें गौतम शहर के एक थिएटर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चार्ली चैपलिन की मूवी रिलीज होती है। उस मूवी को देखने के लिए गौतम शहर के सबसे अमीर लोग वहाँ पहुँचते हैं। बाहर कुछ लोग जोकर का मास्क पहनकर अमीर लोगों का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि गरीब के पास तो खाने को नहीं है और अमीर लोग अपने मजे के लिए महंगी मूवीज देख रहे हैं। पुलिस वहां पहुंचकर गरीब लोगों को वहां से हटाने की कोशिश करती है और इसी वजह से वहां अफरा तफरी मच जाती है। और इसी बात का मौका पाकर आर्थर हॉल के अंदर घुस जाता है ताकि वो थॉमस से बात कर सके। जब आर्थर की मुलाकात थॉमस से होती है तो आर्थर थॉमस वेन से कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ, मेरी माँ का नाम पेनी है। लेकिन थॉमस बोलता है कि वो किसी पेनी को नहीं जानता और चिढ़ में आर्थर को मुक्का मारकर घायल कर देता है। आर्थर इस बात से इतना डर जाता है कि वो अपने आप को फ्रिज में बंद कर लेता है। मगर थोड़ी देर में उसे पुलिस वालों का कॉल आता है, जो उसे पूछताछ करना चाहते हैं। तभी उसे पता चलता है कि मोरे फ्रैंकलिन ने भी उसे अपने शो पर इनवाइट किया है, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी में नर्वस होकर हंसने वाली उसकी क्लिप जो इस शो में पहले दिखाई गई थी, लोगों ने उसे काफी ज्यादा पसंद किया था। आर्थर उसके शो में जाने का डिसाइड करता है। पहले वो सीधा हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर पहुंचता है और वहां रिसेप्शन पर पहुंचकर अपनी माँ की फाइल मांगता है, मगर रिसेप्शनिस्ट उसे वो फाइल देने से मना कर देता है। आर्थर चुपके से फाइल छीनकर वहां से भागने लगता है। जब आर्थर उस फाइल को खोलकर पढ़ता है तो वो दोबारा टूट जाता है, क्योंकि इस फाइल में लिखा होता है कि आर्थर की माँ का एक बॉयफ्रेंड था। वो आर्थर को काफी ज्यादा परेशान किया करता था और इसी वजह से आर्थर के सर पर चोट आई थी और आर्थर की सारी प्रॉब्लम उसी चोट की वजह से है। आर्थर अपने दिल के दर्द को बांटने के लिए सोफी के पास जाता है, मगर यहाँ हम व्यूवर्स को पता चलता है कि सोफी से क्लोज होने का जो विजन था वो सब जोकर के माइंड की क्रिएशन थी। सोफी आर्थर के साथ कभी अटैच ही नहीं। इस भ्रम के टूटने से वो और दुखी हो जाता है। फाइल में जो बातें आर्थर ने पढ़ रखी थी, उन बातों से उसे और ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसकी माँ ने उससे सच्चाई छुपाई है। इसके लिए वो हॉस्पिटल जाता है और गुस्से में अपनी माँ को जान से मार देता है। इसके बाद आर्थर जोकर के भेष में तैयार होता है, क्योंकि उसे मोरे फ्रैंकलिन के शो में जाना है। तभी उसे अपनी माँ की तस्वीर मिलती है। वो जैसे ही उस तस्वीर के पीछे देखता है तो वहाँ लिखा होता है आई लव योर स्माइल, जो कि लिखा होता है थॉमस वेन ने बेनी फ्लेक के लिए। इससे ये क्लियर हो जाता है कि थॉमस का उसकी माँ के साथ अफेयर था। तभी वहाँ पर आर्थर का फ्रेंड रैंडल आ जाता है और उससे बातें करने लगता है। वो उसे उसकी माँ की मौत पर अपना शोक जाहिर करता है, लेकिन आर्थर इसके इस दिखावे से अपना कंट्रोल खो देता है। उसे समझ में आ जाता है कि ये लोग उसे फिर से टीज करने के लिए आए हुए हैं। इसी गुस्से में वो रैंडल का भी मर्डर कर देता है और इसके बाद दिखाया जाता है इस मूवी का वो सीन जो इस मूवी का सबसे बेहतरीन सीन है, जहाँ पर आर्थर जोकर के अपने फुल गेटअप में मोरे फ्रैंकलिन के शो में जाने के लिए तैयार होता है और वो अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए वहाँ से डांस करता हुआ निकलता है। मगर तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं। उन्हें देखकर आर्थर वहाँ से भागने लगता है और वो सीधा मेट्रो स्टेशन पहुँचता है, जहाँ ढेर सारे लोग जोकर के ड्रेस में हैं। आर्थर इसी बात का फायदा उठाते हुए वहाँ से भाग जाता है। आर्थर मोरे के शो में पहुँचता है और जब वो मोरे के सामने आता है तो जोकर मोरे से रिक्वेस्ट करता है कि जब आप मुझे इंटरव्यू के लिए लोगों के सामने बुलाएं तो मुझे जोकर ही कहकर इंट्रोड्यूस करें। और फिर टाइम आता है जब मोरे और आर्थर लोगों के सामने होते हैं। वहाँ पर ऑडियंस उन दोनों के लिए तालियां बजा रही होती हैं और मोरे आर्थर से पूछता है कि तुम जोकर के ड्रेस में क्यों आए हो। आर्थर बताता है कि क्योंकि मुझे लोगों को हंसाना अच्छा लगता है। आर्थर टीवी पर ही ये भी बताता है कि ट्रेन में हुए उन तीनों का मर्डर मैंने किए थे। आर्थर सोसाइटी का ड्यूअल फेस लोगों के सामने रख देता है कि यहाँ गरीबों को कुछ हो जाए तो कोई परवाह नहीं करता, लेकिन अमीरों को खरोच भी लगने पर परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर सबको सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे की पड़ी है और दूसरों के बारे में कोई भी नहीं सोचना चाहता। आर्थर मोरे से कहता है कि तुमने भी अपने शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है। इस बात से मोरे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मगर तभी आर्थर को गुस्सा आ जाता है। वो मोरे को भी शूट कर देता है। इस बात से हर जगह अफरा तफरी मच जाती है और मौका पाकर पुलिस आर्थर को गिरफ्तार कर लेती है और उसे अपनी कार में बैठा कर ले जाने लगती है। मगर जो लोग जोकर का सपोर्ट कर रहे होते हैं वो पुलिस की गाड़ी को एम्बुलेंस से टक्कर मार देते हैं, जिसकी वजह से जोकर आजाद हो जाता है और कार पर खड़ा हो जाता है। उसकी नाक और मुंह से काफी सारा खून बह रहा होता है और इसी खून से वो अपनी स्माइल बना देता है। और यहीं पर हमें जोकर का असली चेहरा दिखाया जाता है, जिसकी अच्छाई को दुनिया ने कुचल दिया है,
लेकिन उसके अंदर प्यार और दर्द छुपा है। अब अपनी लाइफ की परेशानियों से जूझता एक आदमी ऐसे ही और लोगों का इंस्पिरेशन बन चुका है। सब उसमें अपना हीरो देखने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि थॉमस वेन और उसकी वाइफ मार्ता को एक नकाबपोश मार देता है, जो अपने बेटे ब्रूस वेन के साथ भगदड़ से निकल रहे होते हैं। इसके बाद हमें आर्थर आर्काइम असाइलम में दिखता है। वहाँ भी आर्थर साइकाइट्रिस्ट के सामने हंसने लगता है। साइकाइट्रिस्ट उसके हंसने की वजह पूछती है। तब आर्थर कहता है कि इस बात को तुम नहीं समझ पाओगी। इसी के साथ असाइलम में चलते हुए जोकर को दिखाया जाता है, जिसके पैर खून से सने हुए होते हैं। इसका मतलब कि जोकर ने अब उस साइकाइट्रिस्ट का मर्डर कर दिया है। और इसी के साथ ये बेहतरीन मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये मूवी हमें ये संदेश देकर जाती है कि किसी अच्छे इंसान को इतना भी मत सताओ कि वो अपनी अच्छाई ही भूल जाए, क्योंकि फिर ऐसा इंसान बहुत ही खतरनाक हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।